हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने पावर जनरेशन एंड पावर ट्रांसमिशन जो पूरा जो सेक्टर है उसमें हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चरर्स को एनालाइज किया अभी तक, राइट। अब हम उन कंपनीज को एनालाइज करेंगे जो ये प्रोडक्ट्स जो हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में आपका CRGO स्टील यूज होता है टू मेक द कोर, या फिर उसमें वाइंडिंग के लिए जो वायर्स यूज होती हैं कोर के आसपास, उनका जो सप्लायर है बेसिकली हम अब उन पे जाएंगे। तो इस वीडियो में ऐसी ही 3 कंपनीज है, डिवाइन पावर, उसके बाद विलास ट्रांसकोर और जेबी लैमिनेशंस। इन तीनों को हम एनालाइज करेंगे इन डेप्थ में। अब होगा क्या, हर एक कंपनी के लिए हम पहले थोड़े नंबर्स पे जाएंगे, उसके बाद हम बिजनेस मॉडल समझेंगे, इन्वेस्टेड PPT या कॉन कॉल हाईलाइट्स में से कुछ भी है हम उसकी भी गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो डिवाइन पावर से स्टार्ट करते हैं। मार्केट कैप 280 करोड़ है। सेल्स इन H1 ऑन ईयर बेसिस 40% से बढ़ी। पैट इन H1 ऑन ईयर बेसिस 105% से बढ़ा। एंड EPS इन H1 ऑन ईयर बेसिस 130% से बढ़ा। तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं यहाँ पे कंपनी के, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी उनको मिला। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब कि अगर आपका सेल्स ग्रोथ लाइक 10% से हो रहा है तो आपका जो बॉटम लाइन है वो ज़्यादा परसेंट से ग्रो, जैसे यहाँ पे 40% वर्सेज 105%। तो यही ऑपरेटिंग लेवरेज का लाइक मतलब मैथमेटिकल मीनिंग ये है। इसके अलावा जो EBITDA मार्जिन है 6.5% थे H1 ऑफ 25 में, कंपेयर टू H1 ऑफ 24 के 5.6%। पैट मार्जिन अभी 3.1%, पहले 2.1%। तो मार्जिन में भी अपटेक आया है, आपके रेवेन्यूज में भी अपटेक आया, आपकी प्रॉफिट ग्रोथ में भी अपटेक आया, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिली है। तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं ये कंपनी की तरफ से, ठीक है। अब बिजनेस मॉडल पे जाते हैं। कंपनी करती क्या है? कंपनी दो चीजें मेनली बनाती है, वायर्स और स्ट्रिप्स, ठीक है। वायर्स क्या है, जो आप मतलब नॉर्मल आपने वायर देखी होगी वो वायर्स हैं। एंड स्ट्रिप्स क्या होती हैं? बेसिकली अगर आप एक चॉकलेट का टुकड़ा लो, 10 रुपये का डेयरी मिल्क का टुकड़ा लो, उसका ना बिल्कुल कोने से एक छोटा सा पतला सा ऐसे स्ट्रिप काट दो लॉन्ग इट्स लेंथ, तो ये जो पूरी स्ट्रिप बन जाएगी, बेसिकली इसी को स्ट्रिप्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर शेप की जो स्ट्रिप्स ये होती हैं। और बेसिकली आपकी जो ये रेक्टेंगुलर वाली जो चीज़ें हैं, जो स्ट्रिप्स हैं, ये कहाँ काम आती हैं? जहाँ आपकी करंट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे ये काम आती हैं। जहाँ आपकी पावर बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे भी ये काम आती हैं। तो बेसिकली ये वायर जो हैं ये आपको बड़े जो हायर रेटेड ट्रांसफॉर्मर्स हैं ये आपको वहाँ यूज़ में मिलेंगे, ठीक है। अब ये बनाते क्या क्या है? एल्यूमिनियम वायर्स, एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स एंड कॉपर वायर्स, कॉपर स्ट्रिप्स, ये बनाते हैं लोग, ठीक है। ये जो वायर्स हैं ये डायरेक्टली जो हैं ये बेसिकली यूज़ होती हैं आपकी इन अ वेराइटी ऑफ एरियाज। जैसे पहले ट्रांसफॉर्मर्स का जो कोर होता है उसमें जो वायर वाइंडिंग करनी होती है वो इसके लिए यूज़ होता है। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिकली जो आप पावर को ट्रांसमिशन कर रहे हो, पावर ट्रांसमिशन कर रहे हो फ्रॉम दी सॉरी पावर प्लांट ऑल द वे टू योर सिटीज़, तो उनमें भी जो वायर्स लगती हैं वो भी आती हैं इनमें। और इसके अलावा मैग्नेट्स जो होते हैं, जो बड़े मैग्नेट्स होते हैं, उनमें भी ये काम आता है, ठीक है। ये करते क्या है? ये वायर्स और स्ट्रिप्स लेते हैं। ये किन किन की होती है? जैसे हमने बात की एल्यूमिनियम और कॉपर की होती हैं, उनके ऊपर कोटिंग करके देते हैं, लाइक कॉटन की, पेपर की, फाइबर ग्लास की। फाइबर ग्लास वाली पर्टिकुलरली इन्होंने रिसेंटली शुरू किया है, इसी साल शुरू किया है। जो मैग्नेट्स, जो बड़े मैग्नेट्स होते हैं उनमें काम आती है, ठीक है। इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं? टाटा पावर है, उत्तराखंड का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो होगा, पावर कॉरपोरेशन है, ये इनके क्लाइंट्स हैं। तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन बेसिकली इनका क्लाइंट है, टाटा पावर इनके क्लाइंट है अमंग अदर्स। इसके अलावा अगर आप इनकी जियोग्राफिकल रीच को देखो तो यूपी से 39% रेवेन्यू, पंजाब से 31 एंड हरियाणा से 14% इनका रेवेन्यू आता है। प्राइवेट मतलब ये बेसिकली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इनका सिर्फ 2% ऑफ रेवेन्यू में आते हैं। यूजली प्राइवेट प्लेयर्स के साथ है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़्यादा डील करते हैं। इनका एक ही यूनिट है गाजियाबाद में, जहां इनका 300 मेट्रिक टन का एल्यूमिनियम का कैपेसिटी एंड 400 मेट्रिक टन का कॉपर की कैपेसिटी है। अगर रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करें फॉर फिस्कल ईयर 24, तो जो वाइंडिंग स्ट्रिप ऑफ कॉपर है उससे इनका रेवेन्यू आया था 41%। जो वाइंडिंग स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम है उससे 13% आया था, तो 54% तो वाइंडिंग स्ट्रिप से ही आ गया। जो वाइंडिंग वायर ऑफ कॉपर है उससे 19% एंड वाइंडिंग वायर ऑफ एल्यूमिनियम से 9%, तो 28% यहाँ से हो गया। टोटल में 82% इन्हीं से हो गया। इसके अलावा इनकी और भी मतलब जो है क्या कहते हैं
क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मल एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स, कॉपर स्ट्रिप्स, एल्यूमिनियम वायर्स, कॉपर वायर्स, जबकि इनकी जो वाइंडिंग वायर्स और वाइंडिंग स्ट्रिप्स हैं वो बेसिकली आपकी सीधा ट्रांसफार्मर में लगेगी, वो जो है वो ज़्यादा इनका क्या कहते हैं रेवेन्यू बनाती है, 82% तक का रेवेन्यू यहीं से आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक रीसेंट एक्विजिशन इन्होंने की है, 70 करोड़ की एक्विजिशन इन्होंने की है, और इन्होंने आईपीओ रिसेंटली रेस किया था 22 करोड़ पे इन्होंने फंड रेस किया था, 70 करोड़ की एक्विजिशन इन्होंने की है। वमलेश इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया था 100% स्टेक में, सिमिलर लाइंस पे जैसे जो ये काम करते हैं, और इनका रेवेन्यू जो है वमलेश इंडस्ट्रीज का फिजिकल ईयर 22, 23, 24 150 करोड़ के आसपास रहा है, और ये जो डिवाइन पावर है इनका भी रेवेन्यू H1 में 150 करोड़ के आसपास ही था, 145 करोड़ था। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी ला रहे हैं जो H1 टाइप का रेवेन्यू ऐड कर सके इनमें, ठीक है। 42 करोड़ इन्होंने अभी रेस कर रहे हैं वाया प्रेफरेंशियल इशू, तो टोटल में 64 करोड़ इन्होंने रेस किए मतलब अदर पर्पसेस के लिए भी होंगे, वो 22 करोड़ जो आईपीओ का था वो आई थिंक वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए ज़्यादा था। अभी जो 42 करोड़ कर रहे हैं उससे ये एक मतलब एक्विजिशन करेंगे, और इसके लिए इन्होंने मतलब ऑब्वियसली जब आप प्रेफरेंशियल करोगे तो आपको शेयर्स रिलीज करने पड़ेंगे, और क्योंकि इक्विटी डाइल्यूशन होगा तो ईपीएस की ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन अभी 15% और की है, 15% और हो गई है। तो ये था कंपनी के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी, बहुत ही अच्छे नंबर्स कंपनी के, और बहुत ही एक अच्छी एक्विजिशन भी इन्होंने की है। तो लेट्स सी गोइंग अहेड कि कंपनी का क्या रिजल्ट आता है। दूसरे में है विलास ट्रांसकोर, मार्केट कैप कंपनी का 1200 करोड़ है, सेल्स इन H1 4% से बढ़ा, पैट जो है वो 28% से बढ़ा, एंड ईपीएस 2% से कम हुआ इक्विटी डाइल्यूशन के कारण। दैट्स वाई मैं प्रेफरेंशियल में जब बात कर रहा था तो मैंने इक्विटी डाइल्यूशन के बारे में बताया, ठीक है। EBITDA margin 11.1% है compared to 9.7% in H1 of 24, PAT margin 8.6% versus 7%। अब आप देखो यहाँ पे जो इनकी पीपीटी है ना, वहाँ पे इन्होंने EBITDA मार्जिन लाइक 13 या 14-15% इसके आसपास बताए हैं। वो क्यों बताएंगे, टोटल इनकम भी इन्होंने उसमें लिया हुआ है, तो यूजुअली टोटल इनकम नहीं लेते हैं EBITDA मार्जिन की कैलकुलेशन में, तो इसलिए आपको डिस्क्रिपेंसी दिख सकती है यहाँ पे मेरे नंबर्स में और जो कंपनी ने बोला है उसके बीच में। इसके अलावा अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल की, नंबर्स के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट। तो बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें, कंपनी बनाती क्या क्या है, CRGO लैमिनेशन। CRGO क्या है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है। तो CRGO जो स्टील होती है उसकी बेसिकली इनको पतली पतली जैसे आप कॉपी के ऊपर लैमिनेशन करते हो, या कहीं पे भी आपने लैमिनेशन यूज़ किया है किसी चीज़ को फ्रेम वगैरह करने के लिए, जहाँ पे भी आपने लैमिनेशन यूज़ किया है, या आपने कोई बेसिकली आप किसी को मिठाई का डिब्बा दे रहे हो उस पर जो लैमिनेशन कवर होता है, लाइक इनको भी शीट्स बनानी पड़ती हैं उस स्टील की, CRGO स्टील की, और ये शीट्स को ये साथ में एक के ऊपर एक स्टैक करके उसे बांध देते हैं। ऐसे ही कोर जो है ट्रांसफार्मर का बनता है, ठीक है। तो ये CRGO लैमिनेशंस भी देते हैं, CRGO स्टैक्ड कोर भी देंगे, मतलब लैमिनेशन को स्टैक करके कोर भी देंगे अप टू 10 MVA का, मतलब छोटे ट्रांसफार्मर्स में। CRGO स्टैक्ड कोर कॉइल असेंबली भी ये प्रोवाइड करेंगे। कोर कॉइल असेंबली मतलब ये आपका कोर है और उसके आसपास जो ये स्टैक करके आपने लैमिनेशन को स्टैक करके कोर बनाया, और कोर के आसपास आप वाइंडिंग्स पूरी रैप करोगे, राइट। तो वो कोर कॉइल असेंबली है वो भी ये बना के देते हैं। इसके अलावा दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर एक वुंड कोर करके होता है, वाउंड कोर का क्या मतलब होता है, बेसिकली कि आपने एक शीट ली, जैसे ये टेप है मेरे पास, राइट। अब ये जो टेप है ये एक सिंगुलर टेप है, राइट। उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया, फिर उसके ऊपर ऐसे रैप करते गए, तो ऐसे आपने शुरू किया, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, बेसिकली ऐसे शुरू किया। तो ये जो है ये कंटिन्यूअस एक स्ट्रिप होती है, तो ये वो भी बनाते हैं। इसके अलावा टोरॉइडल कोर भी बनाते हैं, ये सर्कुलर ही होता है, सिमिलर टू ये आपका वुंड कोर। थोड़ा वुंड कोर सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, बट टोरॉइडल कोर आपका सर्कुलर ही होता है, नॉन कंटिन्यूअस कोर होता है, लाइक ये बेसिकली शीट्स की तरह स्टैक्ड ही होता है। ये यूज़ किया जाता है लाइक कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसफार्मर्स में, या चीज़ जैसे जो मशीन्स होती हैं MRI टाइप की उसमें। इसके अलावा ये योक शंट, टैग शील्ड, CRGO स्लिट कॉइल्स, जो CRGO स्लिट कॉइल्स जो टेलीकम्युनिकेशंस में यूज़ होते हैं, ये वो भी बनाते हैं। इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, जैसे हमने पहले बात करी थी, थोड़े से और क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो वोल्टैम्प है, इलेक्ट्रोथर्म है, एटलस ट्रांसफार्मर है, शिल्चर ट्रांसफार्मर है, तो ये इनके क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं।
H2 में इन्होंने बोला है, देखो H1 में इनकी 4% ग्रोथ थी। ग्रोथ क्यों कम थी? ग्रोथ कम होने का रीजन है कि इनकी कैपेसिटी, इनके पास 12,000 मेट्रिक टन पर एनम की इनकी कैपेसिटी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी 90% पे काम कर रहे हैं, और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में अब 85-90 इस परसेंट से ऊपर आपको जाना फीजिबल नहीं होता है, राइट। 93-95 मतलब आप 100% यूटिलाइज नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज इन्होंने अपनी पूरी जो कैपेसिटी है वो यूज कर ली है अभी ऑलरेडी, ठीक है। इसके कारण क्या है, क्योंकि ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं पिछले कुछ मतलब साल से, तो इनकी जो ग्रोथ है वो नहीं दिख रही है यहाँ पे। इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक कैपेसिटी लगा रहे हैं जिसमें 24,000 मेट्रिक टन ऐड हो जाएगा, मतलब टोटल कैपेसिटी 3x बन जाएगी, फ्रॉम 12,000 MTPA मेट्रिक टन पर एनम ऑल द वे अप टू 36,000 मेट्रिक टन पर एनम। ये इनकी कैपेसिटी बन जाएगी। ये ट्रायल रन होगा इसका मार्च और अप्रैल में, एंड उसके बाद कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ये एक्सपैंड कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो बेसिकली एक तो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं CRGO लैमिनेशंस में, फ्रॉम 12,000 टू 36,000 MTPA। इसके अलावा ये रेडिएटर्स भी ऐड करते हैं। रेडिएटर्स क्या करते हैं ट्रांसफार्मर में, बेसिकली आपको जो ट्रांसफार्मर है उसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जी से डील कर रहे हो, राइट। आपको लाइक वहाँ पे डेफिनेटली एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होगी। ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, एग्जांपल अगर दूँ मैं, तो आपकी जो कार्स होती हैं, जब आप हेडलाइट बहुत देर तक ऑन करके रखते हो, तो अगर आप उनकी लाइट वाली जगह पे उसके बाद हाथ लगाओ तो वो गर्म होती है, राइट। तो ऐसे ही जब भी आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप यूज़ करोगे तो हीट प्रोड्यूस होती है इधर। तो इसके कारण आपको, और क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पावर होती है इनके अंदर, मतलब इतनी ज़्यादा पावर से डील करते हैं ट्रांसफार्मर्स, तो इनका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल कर, मतलब वो बढ़ता ही बढ़ता है। हीट एनर्जी बहुत जनरेट होती है, तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए रेडिएटर्स आते हैं, वो ये बनाएंगे। 7,200 मेट्रिक टन पर एनम की इनकी कैपेसिटी है। इसके अलावा इन्होंने बोला CRGO लाइक जो स्टील है, ये स्टील लेते हैं और उसके बाद लैमिनेशन बनाते हैं। तो जो स्टील है उसमें थोड़े से इनको कुछ इश्यूज दिखे लेने के लिए, बेसिकली सोर्स करने के लिए, इसलिए इन्होंने ऑनबोर्ड गए नए कस्टमर्स भी। रीजन क्या है, देखो कुछ लाइक आई थिंक कुछ ही लाइक हैंडफुल ऑफ मिल्स हैं CRGO की जो बनाती हैं CRGO स्टील ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसमें से हम जो हैं लाइक अगर बात करें इंडिया की, तो वो काफ़ी चाइना की मिल से इम्पोर्ट कर रहे थे। वहाँ पे अभी BIS सर्टिफिकेशन का फुल स्टॉप अभी लगा हुआ है। तो BIS सर्टिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेशन है, वो इन्होंने एक फुल स्टॉप वहाँ लगाया हुआ है कि आप देखो आप चाइना से सोर्स नहीं कर सकते हो अभी के लिए। तो उन पर बैन लगा हुआ है जब तक उनको सर्टिफिकेशन वापस नहीं मिलेगी। वापस मिलने लग गई है कुछ कुछ मिल्स को, सबको नहीं मिलेगी। इसके कारण यह है कि थोड़ी शॉर्टेज हो गई है उसकी, आपको लाइक डोमेस्टिकली सोर्स करना पड़ रहा है। और क्योंकि आपकी सप्लाई बाहर से रुक चुकी है तो उसके प्राइस वो बढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड में है। लोग जो बाहर से सोर्स कर रहे थे वो डोमेस्टिकली देख रहे हैं, तो ये रीज़न है। इसके बाद इनकी कॉन कॉल पे चलते हैं। तो ये था बिजनेस मॉडल के बारे में, नंबर्स के बारे में, इन्वेस्टर PPT हाईलाइट के बारे में। इन्होंने बोला है कि इनका जो सोल रीजन है मार्जिन इंक्रीज होना, वो होल ये चाइना BIS बिट है पूरा। तो दे हैव रिजॉर्टेड टू जापान यूरो, आपका ब्राज़ील, यहाँ इन्होंने रिजॉर्ट किया टू टेक दैट स्टील। रेडिएटर कंट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली इन्होंने बोला है, जो अभी ये नई कैपेसिटी लगा रहे हैं 10 to 15% की इनकी टोटल रेवेन्यू में वो एड अप होगा। 2 to 3 years इसको लगेगा। तो ऑफ द टोटल रेवेन्यू 10 to 15% रेडिएटर से आएगा, बट 2 से 3 साल लगेंगे। टोटल CRGO डिमांड जो है, जो लोकली जो डिमांड है वो 3.4 लाख मेट्रिक टन है। 1 लाख मेट्रिक टन जो है वही सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती है। रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल जो ये सोर्स करते हैं अपना CRGO स्टील, उसकी लैमिनेशन बनाते हैं या कोर बनाते हैं, ऑन एन एवरेज ये उसमें 20% वैल्यू ऐड करते हैं। लास्ट ईयर के इन्होंने जो मार्जिन बोले हैं वो लाइक मिनिमम मार्जिन थे जिन पे इन्होंने काम किया ओवर द लास्ट 30 years, तो उससे तो बेटर मार्जिन होंगे ही। करंट कैपेसिटी अगेन 12,000 मेट्रिक टन की है, इसमें 24,000 ऐड कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि आउट ऑफ दिस 24,000 ये 12,000 तो अगले ही साल में यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब है दे आर एक्सपेक्टिंग द रेवेन्यूज टू डबल, और ऐसा मैनेजमेंट ने बोला भी है। तो नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ गाइडेंस इज 100%, ठीक है। इन्होंने बोला है कि केपेक्स में थोड़ा डिले आया था। इनका पहले प्लान था इसको जल्दी लॉन्च करने का, इसमें डिले इसलिए आया है बिकॉज यहाँ पे फ्लड्स आ गए थे, जहाँ ये लाइक गुजरात के आसपास जहाँ पे भी ये अपनी फैसिलिटी लगा रहे थे, तो वहाँ पे फ्लड्स आ गए थे। तो ये है डिले इन केपेक्स का रीज़न। इसके अलावा ये जो मतलब जो कोर्स है ना ट्रांसफार्मर्स के, वो 2-3 टाइप के मटेरियल से बन सकते हैं, CRGO, एमॉर्फस एंड नैनो क्रिस्टलाइन। जो CRGO है ये तो हमें पता ही है, CRGO और एमॉर्फस जो है ना ये सिमिलर मार्जिन पे काम करते हैं।
CRGO एमोर्फस क्रिस्टलाइन, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओ तो ज़्यादा एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स में उनका यूजेज होता है। जो नैनो क्रिस्टलाइन है, ये बेसिकली लाइक एक बिल्कुल ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये एक बहुत ही मनेसर में एक छोटा बिजनेस इस पे रन कर रहे थे, इनको काफ़ी इंक्वायरीज वहाँ दिख रही थी, तो इसलिए इन्होंने एंड वहाँ पे उसका मार्जिन भी हाई है, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ी बेटर चीज़ है, वैल्यू एडेड चीज़ है। इसके कारण 5 to 6% बेसिक लाइक इन्होंने क्या कहते हैं, ये बोला कि जो हम मार्जिन जो कैपेसिटी इंक्रीज करें उसमें नैनो क्रिस्टलाइन को भी हम कैपेसिटी को लाएंगे। इसलिए ये लाइक एक्सपेक्ट करें आफ्टर लाइक 3-4 years 5 to 6% ऑफ रेवेन्यू यहाँ से आने लग जाएगा नैनो क्रिस्टलाइन से। इन्होंने बोला प्राइस में कोई रिडक्शन नहीं होगा इन द नेक्स्ट 1 year, दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। PGCIL, अब देखो यहाँ पे ना जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये जो है मोस्टली तो देखो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स यही एग्जीक्यूट करेंगे, ये आगे सबलेट करते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे इशू क्या है, जो भी आपका गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर है जो बनता है, तो दे वांट कि अगर वो आउटसोर्स करते हैं तो जो मटेरियल जो सोर्स हो रहा है, जो मटेरियल यूज हो रहा है उसमें वो PGCIL अप्रूव्ड हो इनके। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, GB लैमिनेशन में भी आएगा, अगर आपका अप्रूव नहीं है तो आपका मटेरियल उस प्रोजेक्ट के लिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं हो सकता। तो इनका अभी तक जो अप्रूवल है वो 220 kV तक का इनके पास अप्रूवल है, बट अब ये एंटर कहाँ कर रहे हैं, 765 800 kV यहाँ तक के जो बहुत ही ज़्यादा हाई पावर वाले जो ट्रांसफॉर्मर्स है वहाँ तक ऐड हो रहा है। न्यू प्लांट जो है वो बेसिकली उसके लिए अप्रूवल चाहिए, वहां से भी ये लेंगे। डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं दे आर बुक्ड फॉर 1 to 1.5 years, जो ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स हैं। इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं दे आर बुक्ड फॉर नेक्स्ट 3-4 years। एंड एक्सपोर्ट्स बेसिकली हेंस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया विल इंक्रीज, क्योंकि कैपेसिटीज आ रही हैं, सब आ रही हैं, बाहर भी आ रही हैं, बट क्योंकि बाहर 3-4 years के लिए लोग बुकड हैं तो इसलिए यहाँ से भी इंडिया से एक्सपोर्ट्स होंगे। तो ये था बेसिकली आपका विलास ट्रांसकोर के बारे में। अगेन अभी H1 के नंबर्स अच्छे नहीं है, H2 से 15-20% ग्रोथ आएगी और उसके बाद दे आर सेइंग 100% ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो इनका बेसिकली 12,000 MT जो है अभी कैपेसिटी है, 12,000 ये अगले साल और ऐड, मतलब 24 ऐड कर देंगे, उसमें से 12,000 यूज़ कर लेंगे, तो 24,000 मेट्रिक टन तो इन्होंने अगले साल बनाया, तो मतलब अभी 12,000 से बढ़ के रेवेन्यू कितना हो जाएगा 24,000 के अकॉर्डिंग, मतलब डबल। उसके बाद वो जो अगले साल जो है वहाँ पे वो अगली 12,000 भी यूज़ कर लेंगे, तो मतलब उसके बाद 50% जंप होगा, तो पहले 100% फिर 50% जंप। तो बहुत ही लाइक एक अच्छी गाइडेंस है, मैं यहाँ पे बोलूँगा कंपनी की तरफ से। इसके बाद भी क्या बताइए, आई मीन जैसे ये स्पेस है जहाँ यहाँ पे इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं अगले 2-3 साल, तो कंपनी ने तो सारी कंपनीज यही बोल रही हैं अगले 4-5 साल के लिए ऑर्डर्स की कमी नहीं आएगी, तो क्या पता यहाँ पे भी वो और ऐड करें कैपेसिटी को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं JB लैमिनेशंस की। तो JB लैमिनेशंस एक रिसेंटली लिस्टेड फर्म है, मार्केट कैप इसका 850 करोड़ है। सेल्स इन H1 0.7% से कम हुई, पैट इन H1 50% से बढ़ा। एबिटा मार्जिन जो है वो 15% है एंड पैट मार्जिन जो है वो 9.4% है। विलास ट्रांसकोर का एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन दोनों ही थोड़े थोड़े इनसे कम है, ठीक है। बिजनेस मॉडल पे जाएं तो सिमिलर टू विलास ट्रांसकोर ये CRGO कोर्स बनाते हैं, सिंपली असेंबल्ड कोर्स एंड कॉइल्स असेंबली वो सब भी बनाते हैं। 2 यूनिट है इनके, एक है नोएडा में, एक है ग्रेटर नोएडा में। नोएडा में 6,000 टन्स की कैपेसिटी है, ग्रेटर नोएडा में 5,100 टन्स की कैपेसिटी है। ये ग्रेटर नोएडा वाले प्लांट में 6,300 टन्स को और ऐड कर रहे हैं, तो ये H2 ऑफ FY25 में मतलब ये हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली इनकी टोटल कैपेसिटी 11,400 टन्स के आसपास आएगी, और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये जो एडिशन है। तो ये जल्दी होने के कारण क्या होगा कि आपकी क्या कहते हैं, जो टोटल कैपेसिटी है वो बन जाएगी 18,000, और ये जो अभी इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 93% है, ये कह रहे हैं कि हम इसी साल में जो 18,000 है इसको हम लाइक 70-80% यूटिलाइजेशन पे ले आएंगे, तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़, ठीक है। इसके बाद बेसिकली 70-80% का मतलब है कि अभी अगर ये आपकी यूज़ कर रहे हैं लाइक 11,000 तक की कैपेसिटी, ठीक है, 11,000 तक की कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं अभी, वो उसके बाद 18,000 जब इंक्रीज करेंगे तो आपका 70-80% यानी कि 14,400 के आसपास वो मेट्रिक टन इतनी यूज़ करने लग जाएंगे कैपेसिटी। तो अराउंड 12,000 से लाइक 11,000 से बढ़ के 14,400 चले जाएगी इनकी कैपेसिटी, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास का आई थिंक ये इंक्रीज बनता है, ठीक है।
फुल यूटिलाइजेशन नेक्स्ट H1 में ही हो जाएगी, तो नेक्स्ट हाफ वन में ही पूरी यूटिलाइजेशन ये 18,000 की हो जाएगी। तो अभी 11,000 है, इस H1 में 11,000 की यूटिलाइजेशन हुई, अगले H1 में कितनी की हुई 18,000 की। तो आपका फर्क कितना पड़ा नेट नेट 7/11 का, ठीक है, विच इज लाइक 63% के आसपास आपका ग्रोथ फिगर आएगा। तो 60 to 70% इन्होंने बोला कि हमारी जो ग्रोथ है वो होगी। अब यहाँ पे ये कैपेसिटी जो है दिस विल ऑल्सो एनेबल देम टू एंटर 400 and 765 kV क्लास के जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स है वहाँ पे। सिमिलरली आपका विलास ट्रांसकोर भी आपने देखा, सारी कंपनीज अभी जो अच्छी कंपनीज है, आप सुप्रीम पावर को भी देख लो, वो सारी कंपनीज ट्राई क्या कर रही हैं कि वो एक हायर रेटेड जो है ट्रांसफॉर्मर बना पाए। जो शिल्चर टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा डिफरेंट रूट लेके वो उन्होंने बना लिया, हम रिन्यूएबल पे ही फोकस कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल को ही सप्लाई करेंगे, मेजॉरिटी फोकस में, और वहाँ पे थोड़े कम रेटेड ट्रांसफॉर्मर जो है वो चलते हैं, IDD ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। करंटली इनको भी लाइक ये भी 220 kV तक ही बनाते हैं, अभी ये इंक्रीज हो जाएगा 400, 765 और एंड 765 kV पे। कस्टमर्स इनके अदानी पावर, कर्नाटका का लाइक पावर बोर्ड, पंजाब का पावर बोर्ड वो हैं। एक्सपोर्ट्स इनके 10 to 15% अभी होते हैं और ये सिमिलर रेंज में रहेंगे। प्राइस जो है इनका क्या कहते हैं गिरा था प्रोडक्ट्स का, इसके कारण रेवेन्यू ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है, बट 20% वॉल्यूम ग्रोथ इनकी थी। पर केजी बेसिस तो इन्होंने बेसिकली बोला है चाहे आपका प्राइस ज़्यादा हो चाहे आपका प्राइस कम हो, हमारा EBITDA मार्जिन पे ज़्यादा, हमारा EBITDA मार्जिन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, EBITDA मार्जिन उतना ही रहेगा। इसके अलावा क्या हुआ है कि देखो EBITDA मार्जिन जो है वो इंक्रीज हुआ, लास्ट ईयर 85% यूटिलाइजेशन थी, अभी 93% है, तो बेटर यूटिलाइजेशन हुआ। इसके अलावा बेटर ऑर्डर सिलेक्शन हुआ, क्योंकि आप पूरी जो कैपेसिटी है उसको तो यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, तो यू हैव दी बेसिकली यू हैव दी लेवरेज टू गो हेड एंड से कि भाई मेरे पास जो 100 ऑर्डर्स हैं उसमें से मैं 80 चूज़ करूँगा, क्योंकि इनसे मेरा मार्जिन जो है वो मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है। तो इसके कारण इनके मार्जिन इंक्रीज हुए और आप पैट में लाइक 50% इंक्रीज देख रहे हो। हाँ, CRGO रॉ मटेरियल का इंपोर्ट इनका सिर्फ 20% है, बाकी लोकली सोर्स करते हैं। कस्टमर्स पे जो कस्टमर्स हैं इनके, जो ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके पास बहुत ही छोटे फोरकास्ट होते हैं, ये कह रहे हैं कि विच ग्रेड ऑफ CRGO डू दे नीड, तो इसलिए JB वाले हैं इनको लाइक स्टॉकअप करने पड़ते हैं सारे ग्रेड्स। तो CRGO भी लाइक अलग अलग क्वालिटी में आता है, राइट, तो इनको सारे ग्रेड्स को एक्यूमुलेट करना पड़ता है। अनदर प्लेस बेसिकली इनके पास एक और फैसिलिटी इनको मिली है जो ऑल्दो रेडीमेड है, इनको अपनी मशीन्स वहाँ लेके जानी है, उनसे इनकी कैपेसिटी 25,000 to 30,000 तक इंक्रीज हो सकती है। तो करंटली 11,000 है, H1 ऑफ नेक्स्ट ईयर में फुली यूटिलाइज ये कर लेंगे, ये जो आपकी 18,000 की कैपेसिटी है, उसके बाद फर्दर इंक्रीज के लिए 25 to 30,000 तक ही भी कैपेसिटी लेके जा सकते हैं। तो अगर आप करंट कैपेसिटी से देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3x तक का ये इंक्रीज वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं बेसिकली। इसके अलावा जो अभी मार्जिन जो इंक्रीज हुआ है, इसके बाद मार्जिन इंक्रीज डिपेंड करेगा कि आपका 400 kV और 765 kV के कितने ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहे हैं। जितना हायर पावर ट्रांसफॉर्मर होगा उतने ज़्यादा इनके हायर मार्जिन होंगे। अब जो एमॉर्फस कोर है जो हमने पहले बात करी थी, तो देयर इज CRGO कोर, एमॉर्फस कोर, नैनो क्रिस्टलाइन। नैनो क्रिस्टलाइन में ये नहीं है, बट जो एमॉर्फस कोर है जो दूसरे नंबर पे आता है, वो इन्होंने बोला है कि ये लाइक उनका जो लाइक क्या कहते हैं कैपेसिटी है, आउट ऑफ टोटल कैपेसिटी लेस देन 10% इस पे रहेगी, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आगे जाके ये कैसा परफॉर्म करता है इनके लिए सेगमेंट, ये डिसीजन लेंगे कि डू दे नीड टू बिल्ड मोर कैपेसिटी फॉर एमॉर्फस या फिर CRGO के साथ ही जाना है। हाँ, तो जो अभी जो ऐड कर रहे हैं बेसिकली जो 6,300 की कैपेसिटी ग्रेटर नोएडा में ऐड कर रहे हैं, वो सिंपली CRGO के लिए होने वाली है, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे। लाइक वो जो थर्ड यूनिट की हमने बात की जो 25,000 से 30,000 लाइक इसके बीच में टोटल कैपेसिटी लेके जा सकता है। दे विल अगेन इनको भी PGCIL का अप्रूवल चाहिए 400 kV के लिए। 3 years डाउन द लाइन दे इंटेंड फॉर फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर दिस CRGO थिंग। तो CRGO जो है बेसिकली जो क्या कहते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो भी 3 प्लांट इनके लगेंगे 25 to 30,000 इनकी कैपेसिटी अगले नेक्स्ट 3 साल में पूरी यूटिलाइजेशन करने की लाइक ये इनका वो है, और टोटल पोटेंशियल इनका है 900 करोड़। फिजिकल ईयर 24 में ये सिर्फ 300 करोड़ था, ठीक है। तो अगले 3 साल में बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हम अपना रेवेन्यू जो है वो ट्रिपल कर देंगे, ठीक है।
तो दैट इज अबाउट द कंपनी। इसके अलावा देखा जाए तो इन्होंने बोला है कि FY24 में बेसिकली इनका 300 करोड़ होगा। FY26 में इनका जो टारगेट है, FY25 का टारगेट 400 करोड़ है, तो 300 करोड़, 400 करोड़, फिर 600 करोड़ होगा FY26 में, एंड उसके बाद 900 करोड़ भी आएगा। तो अभी कितना इनका ग्रोथ रेट है, 1/3 विच इज 30% के आसपास। इसके बाद जो लाइक 400 करोड़ के बाद जो 600 करोड़ है, वहां पे 200 का इंक्रीज हो रहा है, तो 50% ग्रोथ। फिर 600 to 900 पे भी 50% का ग्रोथ, ऐसा ये बोल रही है कंपनी। 19% एबिटा मार्जिन इन्होंने बोला है इनका सस्टेनेबल है, जो अभी इनका फिगर है वो 15% के आसपास है। आई थिंक 15% ही इनका आसपास जो है सस्टेनेबल है। एंड यूनिट 3 का डिसीजन तब होगा जब ये जो पहली जो कैपेसिटी है ये लाइव हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे जितनी भी तीनों कंपनीज को हमने एनालाइज किया है, तीनों ही ऐसी कंपनीज है। देखो डिवाइन पावर जो है उनका H1 का रेवेन्यू 150 करोड़ का था, और उन्होंने एक ऐसी कंपनी ऐड की है जो 150 करोड़ का टोटल रेवेन्यू भी कर रही है। तो आप बेसिकली 300 करोड़ कर रहे हो H1 में, और H2 में तो जो नॉर्मल है वो है ही है, और 40% ग्रोथ आप कर रहे हो। आप ये ऐसी सेगमेंट में हो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो बहुत ही यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है, नो दैट, बट काफ़ी अच्छे फिगर्स भी इन्होंने पोस्ट किए हैं, और आगे जाके भी ऐसा लग रहा है कि कंपनी इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डू वेल। विलास ट्रांसकोर जो है अगेन बहुत ही अच्छे मतलब उस पर जा रहे हैं अभी, लाइक एक दो आपको शायद अगले 2 क्वार्टर के लिए ज़्यादा ग्रोथ ना देखने को मिले, 15-20% देखने को मिले, बट उसके बाद जो ग्रोथ आएगी, जो इन्होंने बोला 100% ग्रोथ आएगी, फिर 50% आएगी, वो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जेबी लैमिनेशन के बारे में बात करें तो इस साल इन्होंने बोला है 30% ग्रोथ, फिर उसके बाद इन्होंने बोला है आपका 50% ग्रोथ, एंड देन 50% ग्रोथ। तो अगेन ये बताता है कि इस स्पेस में अभी कितनी ज़्यादा डिमांड है। कंपनीज कह रही हैं हम 50% से ग्रो करते रहेंगे लाइक फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो काफ़ी अच्छे सिग्नल्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम और जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे। कुछ और कंपनीज के बारे में मेरे को पता चला जो बेसिकली ट्रांसमिशन वायर्स वगैरह बेचती हैं, जैसे डेल्टॉन केबल्स हैं, आई थिंक डायनेमिक केबल्स भी है उसमें से एक। तो उन सबको भी मैं धीरे धीरे लाऊंगा। पहले हम ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स को हमने एनालाइज किया, फिर जो सप्लायर्स हैं इनको, जो ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं, उनको एनालाइज करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे ईपीसी सेगमेंट में, और ईपीसी सेगमेंट में भी बेसिकली जो आपके जो इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उन पे जाएंगे। तो पूरा एक बार हम जो सेक्टर है उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट। लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैकिंग दीज कंपनीज इन द नेक्स्ट क्वार्टर्स। थैंक यू।